आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। और संगठन का हम इसलिए नहीं विरोध करना चाहते, ना उनके बारे में बोलना चाहते हैं कि वो उनकी एक दुकान चल रही है। उन्होंने अगर समाज के लिए कुछ किया होता या करते, या जो हमारे समाज के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नेता हैं जो इस समाज के नाम पर मलाई खा रहे हैं, उन्होंने समाज के लिए कुछ किया नहीं। और हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम समाज के लिए काम करें। नमस्कार, प्रवासी संदेश के ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शुभम पांडे। हमारे खास कार्यक्रम अपने लोग में आज हम आपको मिलवाएंगे अखिल भारतीय ब्राह्मण प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश पांडे जी से और महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है सुषमा मिश्रा जी से, और इन दोनों से बात करेंगे कि आखिर अखिल ब्राह्मण विकास प्रतिष्ठान क्या चीज़ है और ये संस्था किस तरह से लोगों की हेल्प करती है, खासकर ब्राह्मण समाज की, क्योंकि समाज में ब्राह्मण समाज के नाम पर जिस तरह से कई सारी संस्थाएं हैं, लेकिन जिस वक्त जो ब्राह्मण समाज के लिए कोई अपना होता है वो किस तरह से देखा जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में और कई पहलुओं के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है कमलेश जी और सुषमा जी। और सबसे पहला सवाल कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप इसकी फाउंडर हैं, आपने इस संस्था को बनाया है, ब्राह्मणों के विकास के लिए ये किस तरह से काम करती हैं? जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि समाज में ब्राह्मण लोगों के लिए बहुत सारी संगठन है, ये अलग क्यों है और इस क्या खासियत है कि लोग अधिक से अधिक ब्राह्मण जो है इस संगठन से जुड़े? देखिए, अखिल ब्राह्मण विकास प्रतिष्ठान देश की एकमेव संस्था है जो पारदर्शिता के साथ काम करती है। हम सिर्फ ब्राह्मण समाज के लिए काम करते हैं। जो हमारे ब्राह्मण भाई तकलीफ में हैं उनकी हम मदद करते हैं, हमारी ब्राह्मण बहनें हैं उनकी हम मदद करते हैं। हमारा लक्ष्य है कि पूरा इस धरती पे जितने ब्राह्मण परिवार हैं, हर ब्राह्मण परिवार से एक सदस्य अखिल ब्राह्मण विकास प्रतिष्ठान का सदस्य बने जी। और हमने बहुत सारी योजनाएं इन लोगों के लिए लाया भी है कि हमें रोजगार की भी व्यवस्था करनी है जी। और हमें संस्था में पैसे भी आने चाहिए। जब तक पैसे नहीं आएंगे तो हम कैसे मदद कर पाएंगे? बिल्कुल। तो हम लोगों को जोड़ने का काम जो कर रहे हैं बिल्कुल निःशुल्क कर रहे हैं और पारदर्शिता के साथ कर रहे हैं। हमारे साथ लगभग 24 प्रदेशों में हमारा संगठन संचालित हो रहा है। लगभग 9,23,000 लोग जुड़ चुके हैं हमारी संस्था से, जो पुरुष हैं, और लगभग 17-18 हज़ार महिलाएं जुड़ चुकी हैं। ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए भी। आज जो ब्राह्मण सिर्फ अपने समाज के प्रति, अपने जात के प्रति काम नहीं करता है, वो देश के लिए भी काम करता है और समाज के लिए भी करता है और धर्म के लिए भी करता है जी। तो हमारा और जो संगठन है, और संगठन का हम इसलिए नहीं विरोध करना चाहते, ना उनके बारे में बोलना चाहते हैं कि वो उनकी एक दुकान चल रही है। उन्होंने अगर समाज के लिए कुछ किया होता या करते, या जो हमारे समाज के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नेता हैं जो इस समाज के नाम पर मलाई खा रहे हैं, उन्होंने समाज के लिए कुछ किया नहीं। और हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम समाज के लिए काम करेंगे। जो आज हम कहीं भी ज़रूरत पड़ती है, हमारे समाज का कोई भी ब्राह्मण भाई कहीं भी तकलीफ में रहता, उसके लिए हम हमेशा 24 घंटे खड़े रहते हैं। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीति के रूप से हम उनके साथ खड़े रहते हैं। तो वो चीज़ देखकर लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। बहुत सारे, लगभग हमारे साथ 40 से 45% लोग डायरेक्ट हमसे जुड़ते हैं जी, हमारी संस्था से, और सामने से फ़ोन करते हैं कि भैया मुझे आपकी संस्था से जुड़ना है। हमें उनको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप क्यों हमारी संस्था से जुड़ना चाहते हैं जी। तो बहुत सारी बातें हैं। हमने 6 लाख गुरुकुल पूरे देश में खोलने का संकल्प लिया है। भगवान पता नहीं कब पूरा करेंगे। हम कोशिश करेंगे, हमारी संस्था कोशिश करेगी कि हम उसको जल्दी से जल्दी शुरुआत करें और पूरे देश में 6 लाख गुरुकुल खोलें। एक गुरुकुल में अगर हम 6 ब्राह्मण की नियुक्ति करते हैं तो लगभग 36 लाख ब्राह्मणों की नियुक्ति होगी। 36 लाख परिवार रोजगार से परिपूर्ण होगा। ये हमारे संस्था की संकल्प है, हमारे संस्था की व्यवस्था बनने जा रही है, जो हमने संकल्प लिया हुआ है।
पूरे देश में हमने एक संकल्प लिया हिंदू हाउस का, जो समय आने पर वो भी हम लोग शुरू करेंगे। बहुत सारे काम हैं, जैसे बहुत सारे हमारे समाज की नाबालिग बच्चियां हैं, कहीं उनके संस्कार और संस्कृति की वजह से जो उनके परिवार की व्यवस्थाएं रही हो, उसमें कहीं से गलती से चली जाती हैं, तो उनको भी हम वापस लाते हैं और उनके परिवार से मिलाते हैं। अच्छा सुषमा जी, आप भी इन्हीं की सेम पोजीशन पे आप भी हैं, महिला अध्यक्ष, क्योंकि आप महिला कमान आपके हाथ में है। कितनी दिक्कतें, महत्वपूर्ण चुनौतियां होती हैं जब महिला आर्मी को संभालना होता है, खासकर ऐसे ब्राह्मण प्रतिष्ठान में, क्योंकि ब्राह्मणों को आपको जोड़ना है, तो कितना डिफिकल्ट होता है कि महिलाओं को, क्योंकि महिलाएं आज भी हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में, खासकर उत्तर भारत की बात करें तो वहाँ महिलाएं 4 दीवारों में ही उनको रखा जाता है। हाँ, ये तो सच है कि महिलाएं जो है अपने संस्कारवश या फिर ये कहिए कि मर्यादा को क्रॉस नहीं करना चाहती, इसलिए 4 दीवारी में ही वो अपने आप को रखती हैं। उनको लगता है कि हम घर से निकलेंगे, बाहर जाएंगे तो हम अपनी मर्यादा को क्रॉस करेंगे और ये इसको लोग हेय दृष्टि से देखेंगे बाहर समाज में, इसलिए वो जो है थोड़ा कम निकलना चाहती है बाहर से या नहीं निकलना चाहती। पर हमारे संगठन को देखते हुए सामने से बहुत सारी महिलाओं का रिक्वेस्ट आता है कि हमको इस संगठन से जोड़िए, और इस तरह से करते करते 18,000 महिलाएं जुड़ चुकी हैं हमारे संगठन से। 18,000 महिलाओं को आप किस तरह से हैंडल कर पाती हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जाहिर सी बात है जिम्मेदारियां बहुत होती है, जैसे उन्होंने कहा कि इनके ऊपर पुरुषों की जिम्मेदारियां, तो जाहिर सी बात आपके और महिलाओं की जिम्मेदारियां होगी, अलग अलग तकलीफें होती हैं, अलग अलग समस्याएं हैं, तो उसको कैसे उजागर, आप कैसे उसका हर प्रदेश में है, हर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष है, फिर उनके नीचे जिला अध्यक्ष हैं, और इस तरह से उनकी पूरी टीम तैयार है। कुछ प्रॉब्लम रहती है तो सारी टीम जाके, पुलिस स्टेशन जाना हुआ या किसी के घर में कुछ पारिवारिक कलह है, दिक्कत है, किसी को सताया जा रहा है किसी महिला को, तो इस तरीके से उनकी मदद करते हैं और यहाँ से हम भी सपोर्ट करते हैं। जी। अच्छा कमलेश जी, एक सवाल है कि आपने कहा कि ब्राह्मण लोगों को ही जोड़ा जाता है, तो क्या ये ब्राह्मण सिर्फ उत्तर भारत के हैं कि या पंजाब हरियाणा के हों, या महाराष्ट्र में देखते हैं वहाँ पे भी कुछ ब्राह्मण लोग होते हैं, तो क्या उनको भी आप जोड़ने का, सिर्फ उत्तर भारत में ही के लोगों को हम जोड़ने हैं? नहीं, हमारे संगठन का नाम है अखिल ब्राह्मण विकास प्रतिष्ठान। अखिल मीन्स हम पूरे देश, इस ब्रह्मांड में जितने ब्राह्मण हैं सारे ब्राह्मणों को हम, हमारे पास पंजाब की टीम है, हमारे पास हरियाणा की टीम है, हमारे पास दिल्ली की, हमारे जम्मू कश्मीर की, असम में भी हमने कार्यक्रम करके आए, आप लोगों ने देखा है, असम प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में भी हमारा कार्यक्रम, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा, सारे प्रदेशों को लोग जुड़ रहे हैं। हमारी टीम बिल्कुल, हमने क्या किया है कि 25 लोगों की एक टीम राष्ट्रीय बनाया, 25 लोगों की टीम प्रदेश का बनाया, जिले का बनाया, तहसील का बनाया और गांव का भी बनाया, जिससे हम गांव से लेकर शहर तक जुड़ जाएं। जो हमारी टीम है ऐसे काम कर रही है और हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी हमारी जो टीम, वर्किंग टीम है, पूरी की पूरी तरह तैयार हो जाए। जब वो तैयार हो जाएगी तो और बाकी लोगों का काम हम लोग करेंगे। तो कमलेश जी, अब तक समाज की जो संगठन आपने जो बनाई थी, ये किस किस तरह के कार्य की है, और अब तक आगामी दिनों में क्या इस संगठन का क्या एजेंडा होगा और क्या प्लानिंग हो, क्योंकि जाहिर सी बात है चुनाव तो नज़दीक आ रहे हैं, क्या चुनावी मैदान में भी आप लोग उतरेंगे? जरूर। हमारी जो व्यवस्था है, हम सामाजिक संगठन बन के घूम रहे हैं, हमारा काम नहीं है कि सड़कों पे हम धरना प्रदर्शन दें। हम ब्राह्मण हैं, इस समाज के भी अगुआ हैं और हमारा इतिहास रहा है कि ये धरती जो है देवता ने सिर्फ ब्राह्मणों के लिए छोड़ी है, कि ब्राह्मणों से ज़्यादा बुद्धिमान, ब्राह्मणों से ज़्यादा समाज के उत्थान के लिए काम करने वाला कोई अन्य जाति नहीं है। तो हमारे लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारा जो एजेंडा है समाज के लिए, देश के लिए, जैसे हमें हिंदू हाउस बनवाना है, हर जिले में हिंदू हाउस का निर्माण हो, हमें 6 लाख गुरुकुल खोलना है। वो कहाँ से खुलेगा जब तक हम सरकार पर प्रेशर नहीं देंगे, दबाव नहीं देंगे। जैसे आज आरक्षण की, आज हमारे उत्तर प्रदेश में वहाँ पे पंचायत चुनाव है,
वहाँ 70% आरक्षण दे दिया है। तो जो हमारे बेरोजगार, एक तो नौकरी नहीं दे रहे हैं आप लोग, ब्राह्मणों को नौकरी नहीं दे रहे हैं, ब्राह्मणों की सरकारी सुविधाएं बिल्कुल छीन लिया है। कोई भी सरकारी योजना होती है वो ब्राह्मणों तक नहीं पहुंचती, क्योंकि ब्राह्मण गरीब, ब्राह्मण सरकार के संविधान में कोई शब्द ही नहीं है। ब्राह्मण तो सिर्फ एक भारतीय नागरिक बनके बैठा हुआ है कि भारतीय नागरिक है। ये भारतीय नागरिक आतंकवादी हैं या बाहर से आए हैं या यहाँ के हैं, ये चीज़ सरकार के पास ना संविधान में कहीं लिखा नहीं है। क्योंकि जो सरकारी सुविधाएं अभी जैसे 9 करोड़ 10 करोड़ गैस कनेक्शन आया, मोदी जी ने दिया, सेंट्रल से दिया, केंद्र से दिया गरीबों को देने के लिए। गरीब में उनके सिर्फ वही दलित आते हैं, अल्पसंख्यक आते हैं, बैकवर्ड आते हैं, सबड़ बिल्कुल आता ही नहीं, ब्राह्मण उसमें आता ही नहीं। 10 करोड़ उन्होंने गैस कनेक्शन मुफ्त में दिया उन्होंने, लेकिन ब्राह्मण समाज में किसी एक भी व्यक्ति को नहीं मिला। ये हमारे हक की लड़ाई है, ये हमारे अधिकार की लड़ाई। इस अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हमें राजनीति की बहुत सख्त ज़रूरत है। जब तक हम राजनीति से नहीं जुड़ेंगे, जब तक हम विधानसभा नहीं जाएंगे, जब तक हम लोकसभा नहीं जाएंगे, तब तक हमारे समाज का भला नहीं होगा, न देश का भला होगा। आज हमारे देश में जो भी आरक्षण से अधिकारी आए हुए हैं, मैं देखता हूं उनको बात करने का ढंग नहीं होता। आप चले जाइए, किसी भी अधिकारी से आप बात करिए, आरक्षण से आए हैं, आप बात करने जाओ तो वो ऐसे बात करते हैं जैसे उनके बाप का राज है। आप सिर्फ उनसे निवेदन करने जाइए तो उनको ऐसा लगता है कि मैं राजा हूं, ये नौकर है। तो ये आरक्षण को भी हमें खत्म करना है। ये सारी चीजें जो दुर्व्यवस्था बनी है, चाहे वो संविधान के द्वारा बनी है या वोट की राजनीति में हमारे नेताओं ने बनाया है, हमें उसको पूरी तरह से बिल्कुल खत्म करना है। और 2022 में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में हम लोग पूरी तरह से सम्मिलित होंगे। हमारी व्यवस्था तैयार है, बिल्कुल हम लगे हुए हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। आने वाले समय में वो सब दिखने लगेगा। लगभग 163 विधानसभा क्षेत्र ऐसी है उत्तर प्रदेश में, हमने सर्वे किया है कि जो ब्राह्मण बाहुल्य है, उसमें से हमें सिर्फ 50 सीट चाहिए। हम 19% हैं उत्तर प्रदेश में। हर बार चुनाव आता है, हमें यूज किया जाता है, हम वोट देते हैं। एक वोटर बन के रह गए हैं पूरे देश में। ब्राह्मण जो है एक वोटर बन के रह गया है। कोई भी आता है, इनसे वोट लेके चला जाता है, फिर 5 साल ब्राह्मण गायब रहता। ब्राह्मण कौन है, कैसा है, कुछ किसी को नहीं पता। लेकिन बस जब चुनाव आता है तो ब्राह्मण के नेता बनते हैं, ठेकेदार बनते हैं, उनको वहाँ पे मुख्यमंत्री का भी पद दे दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ दिनेश शर्मा जी हैं, उनको मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया? पूर्ण बहुमत भाजपा की सरकार है उत्तर प्रदेश में, पूर्ण बहुमत सरकार है भाजपा की, क्यों वहाँ पे 2 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे? सामाजिक समरसता को जातीय राजनीतिकरण के लिए दिनेश शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। लेकिन दिनेश शर्मा कभी ब्राह्मण समाज के लिए एक लाइन बोलता नहीं है। जो और ब्राह्मणों को टिकट दिया गया है ब्राह्मण बस्तियों में, जहाँ पे ज़्यादा ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है विधानसभा, वहाँ पे जो भी विधायक ब्राह्मण जीते हैं वो कभी विधानसभा में एक लाइन ब्राह्मण के लिए नहीं बोलते हैं। ये चीज़ करने के लिए हमें राजनीति से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। हम रेल रोको आंदोलन नहीं करेंगे, हम सड़क रोको आंदोलन नहीं करेंगे, हम आगजनी का काम नहीं करेंगे। ब्राह्मण का काम नहीं है धरना प्रदर्शन देना, लेकिन हमारी जो शक्ति है, जो हमारा अधिकार है, हम उसको लेंगे और लेकर रहेंगे। देखिए कमलेश जी, आप ये आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि हमारे कितने विधायक होंगे, कितने सीटों पर? हम 19% हैं उत्तर प्रदेश में, और हमारा जो लक्ष्य है कि हम सिर्फ 50 विधायक बनना चाहते हैं। हमें मुख्यमंत्री नहीं बनना है, ना हमें मंत्री बनना है। हमें अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना है। हमारे साथ अगर 50 विधायक हो गए, जिसमें हमने सोचा है कि 40 महिला विधायक होंगी, हमारे बहनें होंगी, और 10 हमारे भाई होंगे, क्योंकि ये जो हमारी 40 बहनें होंगी ना, ये हमारे अधिकार को पूर्ण रूप से उस विधानसभा से ले लेंगी।
ब्राह्मण आयोग गठित होगा। ये चाहेंगी, हमें लड़ना भी नहीं है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर मैं एक बार फिर से आपसे दोहराता हूँ, मैंने कई बार कहा है कि मुझे चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ना है, लेकिन हम अपने अधिकार के लिए हम विधानसभा तक अपनी बहनों को और भाइयों को भेजेंगे और ब्राह्मण समाज के लिए जो हमारी ज़रूरत है, जैसे हमें हिंदू हाउस बनाना है, हमें गुरुकुल का निर्माण करना है, देश के समाज और संस्कृति जो हमारा सनातन धर्म है उसको मजबूत करना है, हम इनकी द्वारा ही कर सकते हैं जब हम संविधान से कनेक्टेड होंगे, जुड़ेंगे। जी, सुषमा जी ने कहा कि 40 महिला विधायक होने का इन्होंने निर्णय लिया है। आपसे एक ही सवाल है कि जिस तरह से जो मेरा पहला सवाल था कि महिलाओं को 4 दीवारों में रखा जाता है, घूंघट सिस्टम है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि कैसे वो एक विधायक के टिकट पर चुनाव लड़ेगी, कैसे वो गली गली मोहल्ले में घूमेगी और अपना चुनाव प्रचार करेगी। महिलाओं को आगे आना ही होगा। बिना महिलाओं के सपोर्ट के ब्राह्मण समाज एक समृद्ध समाज नहीं बन सकता है। उनको आगे आना ही पड़ेगा और उनका भी हक है, अधिकार है। और आजकल इतना नहीं है कि घूंघट में सब पड़ी हैं, ऐसा नहीं है, पढ़ी लिखी महिलाएं भी हैं और निकल रही हैं धीरे धीरे। अब संगठन से जुड़ी हैं, बहुत सारे संगठन चलते हैं, बहुत सारे पार्टियों से भी महिलाएं जुड़ी हैं और अपना काम कर रही हैं। वो भी जो है अब जो चुनाव लड़ना चाहेंगी उनको तो आगे आना ही पड़ेगा, बाहर निकलना ही पड़ेगा, घूंघट में तो नहीं बैठ सकती हैं। और मैंने देखा है कि अब तो जो है महिलाएं प्रधानी का चुनाव, चाहे ब्राह्मण महिलाएं प्रधानी का भी चुनाव लड़ रही हैं, जिला पंचायती भी लड़ रही हैं बहुत सारी महिलाएं। तो ऐसा नहीं है कि अब घूंघट में ही रह गई हैं, उनमें अवेयरनेस आ रहा है और आगे बढ़ रही हैं धीरे धीरे। कमलेश जी, एक सवाल और है कि क्या जिन महिलाओं का पार्टी का जो टिकट का चुनाव देंगे, क्या उनके परिवार वालों से भी बात, क्योंकि हम देखे जाते हैं कि महिला जो होती है अपनी जो डिसीजन होती है वो खुद नहीं ले पाती है, उससे पहले अपने पति को पूछना पड़ता है, अपने ससुराल वालों को पूछना पड़ता है, बहुत सारी बातें होती हैं। तो क्या इसके लिए आप उनके परिवार वालों से पूछेंगे या आप डायरेक्टली उनको टिकट देंगे? देखिए, आज हमारी जो बहनें हैं, हम तो 18,000 बहनों का नेतृत्व कर रहे हैं और उन बहनों के अंदर जो हमने देखा है ताकत, उनके अंदर वो अपने परिवार से पूछकर ही काम करती हैं। संगठन से भी जुड़ी तो अपने परिवार से ही पूछकर जुड़ी और परिवार के लोगों ने उनको बोला कि हाँ आप जुड़िए। मुझे उनके आधार कार्ड, उनके फ़ोटोज़, उनके हम बैनर भी बनाते हैं, उनके घर वाले वो देखते हैं और उनके घर वाले भी जुड़ते हैं। आज एक बहन जुड़ती है हमारे साथ, उसके मामा के यहाँ के जुड़ते हैं, उसके बुआ के यहाँ के जुड़ते हैं, उसके मौसा के यहाँ के जुड़ते हैं, उसके मायके वाले जुड़ते हैं, उसके ससुराल वाले जुड़ते हैं। आप सोचिए, अगर हम एक बहन को जोड़ते हैं तो उसके कम से कम 15 रिश्तेदार हमारे साथ जुड़ते हैं और अगर नहीं जुड़ते हैं तो भी हमारा समर्थन करते हैं कि हमारी बहन की लड़की है, हमारी बुआ की लड़की है, हमारी मौसी की लड़की है, हमारे इस संगठन से जुड़ी है। और वो लोग बिल्कुल उत्साहित करते हैं कि नहीं, हम कभी ऐसा नहीं जानते थे कि फला तू अभी ऐसे उपाध्यक्ष बन जाएगी, अध्यक्ष बन जाएगी, ब्राह्मण समाज का नेतृत्व करेगी। वो लोग भी बहुत खुश होते हैं और परिवार के लोग जानते, आजकल सब बच्चियां पढ़ी लिखी हैं, जितनी बहनें हमारी सब लगभग ग्रेजुएट भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, बहुत सारी हैं। अगर समाज के लिए उनको उस अनुभव का हम उपयोग लेते हैं, उनके टैलेंट का उपयोग लेते हैं, उनके परिवार वाले बिल्कुल उनका समर्थन करते हैं और सपोर्ट करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है इस समाज का, मैं अगुवा होने की वजह से मुझे पूरा विश्वास है कि ये लोग, इनके परिवार के लोग हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। जी, लेकिन कमलेश जी, अभी भी जो भारतीय समाज में एक अलग नज़रिए से देखा जाता है जब भी महिला घर से बाहर निकलती है कि ये क्यों जा रही है, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। और जिस तरह से जो समाज में माहौल है, जिस तरह से हम देखते हैं आए दिन पॉलिटिकल पार्टियां में, आपकी पार्टी तो भले ना हो लेकिन एनजीओ की तरह आप संगठन जरूर चला रहे हैं, लेकिन कई ऐसे वाद विवाद हो जाते हैं जिससे लोगों का भरोसा उठ चुका है। वो भरोसा आप किस तरह से लोगों को दिलाएंगे और किस तरह से लोगों को अपील करेंगे कि और से अधिक लोग हमारे संगठन में जुड़े? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये किस तरह से आप कहेंगे? जी बिल्कुल, हमारा ये संगठन है एक परिवार की तरह है। जैसे एक माला होता है वैसे एक परिवार होता है, उस परिवार की तरह से हम लोग जुड़े हुए हैं। जो अपने परिवार में है वो सुरक्षित है, वो पूर्ण रूप से विश्वास कर रहा है अपने परिवार के ऊपर और परिवार की मुखिया होने की वजह से हमारी पूरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लोग देखते हैं कि हमारे परिवार का मुखिया कैसा है। बिल्कुल बिल्कुल।
सबसे पहले उसके ऊपर उंगली उठाते हैं, परिवार के मुखिया के ऊपर। परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि वो क्या समाज को दिखा रहा है, अपने परिवार को क्या दिखा रहा है, क्या त्याग तपस्या कर रहा है। तो लोग भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। नहीं तो इससे 17,000 18,000 महिलाएं एक साथ कैसे जुड़ जाती, और पूरे देश से जुड़ी हुई हैं। उसमें डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे मध्य प्रदेश की जो उपाध्यक्ष हैं सीमा मिश्रा प्रोफेसर हैं, वो नारी सेवा केंद्र खोली हुई हैं, 67 महिलाओं को मदद करती हैं, अपने घर पे रखी हुई हैं, और उनका खाना पीना रहना सारी व्यवस्थाओं करती हैं। ऐसी भी महिलाएं हमारे समाज की बहनें हैं जो समाज के लिए, और कवित्री भी हैं, प्रोफेसर हैं, कवित्री भी हैं, और समाज की सेवा भी कर रहे हैं, संगठन से भी जुड़ी हैं। तो आप सोचिए, ऐसी बहनों को मुझे नमन करना चाहिए, सलाम करना चाहिए। पुरुषों से कई गुना आगे बढ़ गई हैं। तो आज उनके बारे में चिंता करने के परिवार भी चिंता नहीं करता है। परिवार जानता है कि हमारी बहू है, हमारी बेटी है, तो बिल्कुल हमारी बेटी है, ये समझते हैं हमारी बेटी है, हमारी बहू है, तो हमेशा अपने परिवार का नाम रोशन करेगी ही। अच्छा सुषमा जी, आगामी दिनों में आप महिलाओं के लिए क्या करने, क्योंकि चुनाव का वक्त बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं रह गए हैं, ऐसे में ये सवाल ये है कि महिला की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और क्या कुछ आप इस संगठन के माध्यम से, और क्या कुछ आगामी दिनों में हमें देखने को मिल सकता है? हमारा संगठन हर जिले में महिलाओं के लिए, विधवा महिलाएं हो या किसी भी मुसीबत से वो उनके पास रहने का ठिकाना नहीं हो, ऐसी महिलाओं के लिए 100 करीब 100 बेड का एक नारी जो है सेवा केंद्र खोलने वाली हैं। और इस तरह से जो है और भी बहुत सारे योजनाएं हैं जो कि महिलाओं के लिए हैं, आगे चल के जो है उनको लाभान्वित किया जाएगा। अच्छा कमलेश जी, जाता थे एक आखिरी सवाल की, क्या अब जिस तरह से आपने तैयारी, आपने जब मन बना लिया है कि चुनाव लड़ना है, तो तैयारी कहाँ तक पहुँची है, और क्या उम्मीदवार के जो आपने उम्मीदवार आपको जिस तरह से चाहिए जिस सीट के लिए, वो आपके पास आपने सिलेक्शन कर लिया है कि अभी भी बाकी है? और एक सवाल कि क्या आगामी दिनों में किसी पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियों के साथ आप गठबंधन करेंगे, फिर मैदान में उतारेंगे, या अकेले दमखम आप पूरी जोर से आप मैदान में उतरेंगे? देखिए, हमारे जो प्रत्याशी होंगे वो अखिल ब्राह्मण विकास प्रतिष्ठान के सदस्य होंगे, जो अस्थायी सदस्य, और अपने ही परिवार का कोई सदस्य होगा जो चुनाव लड़ेगा। हमने बहुत सारे लोगों को चिन्हित कर लिया है। आने वाले समय पर हम उसको अपने निर्णय को समाज के सामने रखेंगे और उस पर फाइनल मुहर लगेगी। और आपने कहा कि आपने क्या क्या तैयारी की है। हमने उत्तर प्रदेश में लगभग 1 साल से, वैसे तो मैं 2-3 साल से मेहनत कर रहा हूँ, हमने 1 साल पहले ही निर्णय ले लिया था कि हमें 2022 में चुनाव लड़ना है। जैसे वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी है, वहाँ के उनके जो मुखिया बहन मायावती जी हैं, उनके करीबी हैं सतीश मिश्रा जी जो महासचिव हैं, उनसे हमारी मुलाकात भी, अभी भी बात हो रही है। उन्होंने बोला था कि 11 सीट आप ले लीजिए। हमने कहा हमें भिक्षा नहीं चाहिए आपकी महाराज, हम 19% हैं, हमें कम से कम 76 सीट चाहिए। हमारी उनकी बातचीत चल रही है। ऐसे ही समाजवादी पार्टी से भी बातचीत चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी बातचीत चल रही है। अकेले ब्राह्मण समाज जो है चुनाव नहीं लड़ सकता, ना जीत सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझे पता है। हमारी इच्छा है कि हमें इन किन प्रकारेण हमें किसी ना किसी पार्टी के साथ मजबूरी बस गठबंधन करके विधानसभा तक पहुंचना है। ये मेरा लक्ष्य है कि हमारे अगर 50 विधायक उत्तर प्रदेश के विधानसभा में शपथ ले लेंगे तो हमें ब्राह्मण आयोग गठित करने में पूरी तरीके से आसानी होगी। और फिर हमारी जो व्यवस्था है, जैसे कि ब्राह्मण आज संविधान से कनेक्टेड नहीं है, जुड़ा नहीं है। जिस दिन ब्राह्मण संविधान से जुड़ जाएगा, उनके लिए आयोग गठित हो जाएगा, तो सरकार की जो भी सुविधा होगी वो ब्राह्मणों तक पहुंचेगी। क्योंकि आज ब्राह्मण जो सबसे गरीब जात बन गई है।
आज उनके पास न रहने का घर है, न उनकी शिक्षा के लिए व्यवस्था है कोई, न उनके आवागमन के लिए भी व्यवस्था है, न सरकार कोई भी सुविधा ब्राह्मण बस्ती तक नहीं जाती है, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, हम भारतीय नागरिक हैं, सरकार संविधान से जुड़े नहीं है। आज हम अगर पुलिस प्रशासन के पास भी जाते हैं, कोई मामला होता है तो हमें कोई भी वहाँ कोई हमारी सुनवाई नहीं करते, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं। कहते हैं पंडित है दिमाग लगाता है। तो मैं उसके लिए, अपने अधिकार के लिए हमारी लड़ाई है। जिस दिन हम 50 ब्राह्मण विधायक वहाँ पर विधायक बन जाएंगे, उसी दिन हमारा ब्राह्मण आयोग गठित हो जाएगा और ब्राह्मण एक्ट भी हम पास कराएंगे विधान। हमें मुख्यमंत्री नहीं बनना है, ना हमें मंत्री बनना है, ना हमें राष्ट्रपति बनना है। सिर्फ हम अपने अधिकार की लड़ाई के लिए हम 50 ब्राह्मण विधायक चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। और सुषमा जी, आप भी इसी तरह से कार्य करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके कमलेश जी आपसे भी कि आपके जो प्रत्याशी हैं जरूर यूपी विधानसभा चुनाव में फतेह करके आएंगे। और बिल्कुल साफ तौर पर ब्राह्मणों की बात तो हर कोई करता है, लेकिन जिस तरह से कमलेश पांडे जी और सुषमा मिश्रा जी ने कहा कि जिस तरीके से जो ब्राह्मण के हितों के लिए एक लड़ाई वो लड़ना चाहते हैं, और इस लड़ाई के लिए सबसे पहला होगा कि जो उनके प्रत्याशी हों वो चुनकर आएँ, उसके बाद ब्राह्मण आयोग गठित करेंगे। और जिस धीरे धीरे जो ब्राह्मण के हित के लिए जो आज तक वंचित रहा है पिछले आज़ादी से लेकर अब तक, उसके लिए एक पैर जो है एक कदम यहाँ से उठाया जाएगा और आगे चल के इसी तरह से कार्य किया जाएगा। प्रवासी संदेश के लिए मुंबई से शुभम पांडे की रिपोर्ट। और संगठन का हम इसलिए नहीं विरोध करना चाहते, ना उनके बारे में बोलना चाहते हैं कि वो उनकी एक दुकान चल रही है। उन्होंने अगर समाज के लिए कुछ किया होता या करते, या जो हमारे समाज के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नेता हैं जो इस समाज के नाम पर मलाई खा रहे हैं, उन्होंने समाज के लिए कुछ किया नहीं। और हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम समाज के लिए काम करें। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।